हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी। आई एम प्रीति सांगवान और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया अटेम्प्ट को और उसके साथ ही वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा चैप्टर 4, जिसमें हमने पढ़ा अबैटमेंट और फिर पढ़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और लास्टली हमने पढ़ा अटेम्प्ट जो कि पहले आईपीसी में चैप्टर 23 का पार्ट होता था, चैप्टर 23 में होता था, वो अब ऐड कर दिया गया है चैप्टर 4 में, क्योंकि ये भी इनकोइट ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी इनकोइट ऑफेंस है और अबैटमेंट भी। तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंसेस की वजह से उनको इनके साथ ही ऐड ऑन कर दिया गया है। अब ये 511 में ना होके सेक्शन 62 में है अटेम्प्ट का जो प्रोविजन है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, जिसमें सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेप के रिगार्डिंग। ठीक है, पहली चीज हम समझेंगे सेक्शन 63 हमें क्या बताता है कि रेप होता क्या है, और दूसरा फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि रेप अगर हो जाता है तो उसके लिए प्रोवाइडेड पनिशमेंट क्या है। क्योंकि जब भी सब्सटेंटिव लॉ पढ़ते हैं या फिर बीएनएस हम थ्रू आउट पढ़ेंगे तो हमें दो ही चीजें मिलती है मेनली। एक तो पहला कि ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स क्या है और दूसरा उसके लिए पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड कितनी है। ठीक है, तो वही केस रेप के साथ है। पहले ये सेक्शन वेल नोन फैक्ट है कि सेक्शन 375 आपका आईपीसी का रेप को डिफाइन करता था और 376 का पनिशमेंट सेक्शन था जिसके चार्जेस लगाए जाते थे। अब ये क्या हो गया है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन इसके सेक्शन 63 और 64 बन गए हैं। तो सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि जो रेप का ऑफेंस है, ये जो क्राइम है, ये एक ऐसा क्राइम है जो बहुत रिप्रेहेंसिबल काइंड ऑफ क्राइम में आता है। ठीक है, इसको ऐसा माना जाता है कि ये मोस्ट हेटेड क्राइम्स इन द सोसाइटी है। हर एक सिविलाइज सोसाइटी में इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, इस चीज को नेगेट किया जाता है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमेन कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ नहीं होना चाहिए। और उसी तर्ज पर बीइंग ए सिविलाइज सोसाइटी हमारे लॉ में भी क्या है, रेप पनिशेबल है। क्लियर है? ठीक है, तो जब हम बीएनएस की बात करते हैं, जब हम आईपीसी की बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं, जैसे जब भी हम आईपीसी में पढ़ेंगे या बीएनएस में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है, जो अक्यूज्ड होगा, वो कौन होगा, मैन होगा। ठीक है, वुमेन कभी भी रेप करने वालों की कैटेगरी में नहीं आ सकती, वो अबेटर ऑफ रेप हो सकती है। ठीक है, लेकिन उस पे पर्सनली रेप का चार्ज नहीं लग सकता। दूसरा, जो विक्टिम है वो कौन होगा, हमेशा विक्टिम हमेशा कौन होगी, वुमेन होगी। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि किसी लड़के के साथ इस तरह का क्राइम हो ही नहीं सकता? ऐसा है कि हो सकता है, लेकिन जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि रेप के केस में ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। यानी कि इसमें फिक्स है कि जो रेप करने वाला है या फिर जिस पे चार्ज लगे हैं, जो अक्यूज्ड है, वो हमेशा मैन होगा और जो विक्टिम होगी वो हमेशा वुमेन होगी। और मैन का मतलब मेल ऑफ एनी एज, इंटरप्रिटेशन क्लोज, और वुमेन का मतलब फीमेल ऑफ एनी एज। वो 2 साल की लड़की भी हो सकती है, वो 20 साल की औरत भी हो सकती है, और वो 80 साल की कोई बूढ़ी औरत भी हो सकती है, एनी एज। लेकिन विक्टिम हमेशा कौन होगी, वुमेन होगी। तो अगर मान लो किसी बच्चे के साथ कोई क्राइम हो जाता है और वो एक लड़का है, तो उसको हम बीएनएस में इंसाफ नहीं दिला सकते, न्याय नहीं दिला सकते, सेक्शन 63 64 का उस पर यूज नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर उस लड़के की एज बिलो 18 या अप टू 18 है, वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, तो वहां पे आपकी हेल्प कौन कर सकता है, पोक्सो 2012, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। पोक्सो आपका जेंडर न्यूट्रल है चिल्ड्रन के केसेस में, और चिल्ड्रन में वहां पे मेल चाइल्ड भी इंक्लूड है और फीमेल चाइल्ड भी इंक्लूडेड है, वहां पे विक्टिम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जो यहाँ पे रेप की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो वहां उसके लिए आपको पोक्सो की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर फीमेल चाइल्ड के केस में होता है तो पोक्सो में तो आप जा ही सकते हो इफ द गर्ल इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, अदरवाइज फिर आपके लिए बीएनएस है ही।
क्लियर है? तो आपको याद रखना है ये वाला जो सेक्शन है बीएनएस का जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अगर किसी लड़के के साथ गलत होता है तो यू हैव टू सीक द हेल्प ऑफ पोक्सो। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो आपका लॉ है रेप के रिगार्डिंग, ये आज के टाइम पे आज की सोसाइटी के हिसाब से जो बीएनएस में ऐड किया गया, इसकी जो पनिशमेंट दे रखी है, इसके जितने भी आयाम दे रखे हैं, वो सारे हमें लगते हैं कि परफेक्ट है। ठीक है, बीएनएस आया आपका 2023 में। तो क्या आज से पहले जब 1860 में आईपीसी इनेक्ट हुआ था उस टाइम पे भी ये लॉ सेम ही था? ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंट और जितना फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड आज के टाइम पे क्राइम है, उतना इतने साल पहले नहीं था कि 19th सेंचुरी में भी इतना ही था या 20th सेंचुरी में भी इतना था। ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, या तो ऐसा था कि क्राइम की जो लेवल है, जो इंटेंसिटी थी वो कम थी। दूसरा, पहले क्राइम जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि इनके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, और ऐसा आज भी है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि डिले इन एफआईआर क्या होता है, प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाता है, लेकिन जो इंसेस्ट काइंड ऑफ ऑफेंसेस होते हैं या फिर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनमें कोर्ट आज भी इस चीज को कंसिडर करके चलते हैं कि ऐसे केसेस में डिले इन एफआईआर हो सकता है कि आपने लेट एफआईआर क्यों कराई। क्यों? क्योंकि जो लेडी है, जो विक्टिम है, या फिर जो ये कह रही है कि मेरे साथ ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में आज भी सोसाइटी फिर उसके बाद उन लेडीज को उतना रिस्पेक्ट नहीं देती जितना वो डिजर्व करती थी, विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हर पार्ट। इस वजह से क्या होता है कि पहले भी ऐसा था कि सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पाते थे या फिर होते ही कम थे, लेकिन आज के टाइम पे भी ये सिचुएशन है कि जो एक्चुअल ऑफेंसेस होते हैं वो उतना रिपोर्ट नहीं हो पाते, सेक्सुअल काइंड के जो ऑफेंसेस हैं। ठीक है, तो हम सारी अमेंडमेंट से तो हम डील नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले जब बात करते थे वुमेन के केस में, जो कंसेंट केस थी वो 10 इयर्स थी, फिर उसको बढ़ा के 12 किया गया, फिर 14 किया गया, फिर 16 किया गया और अब 18 कर दिया गया है। तो ये थ्रू अमेंडमेंट्स हुआ है, कोई 1924 में हुआ, कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ। हर एक से मैं डील नहीं कर रही। जो मेजर अमेंडमेंट इस रेप के सेक्शन के रिगार्डिंग हुए हैं उनसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हालांकि बीएनएस में तो फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन जो प्रोविजन है वो क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और हिस्ट्री हम कहाँ से उठाएंगे? ऑब्वियसली आईपीसी से उठाएंगे, क्योंकि बीएनएस का जो मदर है या फादर है वो तो कौन है? आईपीसी है। ठीक है, तो सबसे पहला हम डील करेंगे किससे? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1983 में। ठीक है, 1983 में जो अमेंडमेंट हुआ वो किस चीज का रिजल्ट था, किस चीज का कॉन्सिक्वेंस था? वो था मथुरा रेप केस का। मथुरा एक्ट क्या है कि मथुरा में एक लेडी के साथ, एक वुमेन के साथ कस्टोडियल रेप होता है। ठीक है, कस्टोडियल रेप होता है, मतलब वो पूरी रात पुलिस स्टेशन में थी और उस लेडी के साथ पुलिसमैन जो वहां पे ड्यूटी पे थे उन्होंने रेप किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो एविडेंसेस को मैनिपुलेट करके या अपनी मतलब जो उनके पास थोड़ी बहुत लॉ की पावर है उसका यूज करके, उसको मैनिपुलेट करके एक्चुअली वो क्या हो जाते हैं? एक्विट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होता है, पूरी की पूरी सोसाइटी में बहुत ह्यू एंड क्राई होता है, इस डिसीजन का अपोज किया जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, और अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट है उसको क्या लेके आना पड़ता है? क्रिमिनल लॉ में एक अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ता है, जो बाद में एक्ट बन जाता है 1983 का। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस ऐड हुए, जिनमें जो एग्रीवेटेड सर्कमस्टांसेस है वो ऐड कर देगी। जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उन केसेस में अगर रेप होता है तो पनिशमेंट का प्रोविजंस डाला गया, इवन एनहांस्ड पनिशमेंट उसमें ऐड कर दी गई। दूसरा, जो नॉर्मल रेप है उसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 7 साल कर दी गई, और जो मैंने स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको बताऊंगी उन केसेस में रेप के लिए पनिशमेंट 10 इयर्स कर दी गई मिनिमम। ठीक है, लेकिन साथ में एक प्रोवाइजो भी अटैच कर दिया कि अगर जो जज हैं जो केस को डिसाइड कर रहे हैं उनको अगर लगता है तो वो विद स्पेशल रीजंस रिकॉर्डेड क्या कर सकते हैं? वो 7 या 10 जो भी सिचुएशन है उससे कम की सजा दे सकते हैं, लेकिन उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
इसमें जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐड की गई वो सारी ऐसी थी, जैसे कि अगर किसी के साथ कोई पुलिस कस्टडी में रेप होता है, या फिर हॉस्पिटल के परसेंट्स में कोई रेप होता है, या फिर जो जेल का स्टाफ है और वो लेडी जेल की कस्टडी में है, वहां पे कोई जुडिशियल कस्टडी में है तो वहां पे कोई रेप होता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन, और एक और ऐड किया गया कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ अगर रेप होता है, ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐड की गई, और इनमें मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट दी गई, प्रोवाइजो हालांकि अटैच था। ठीक है, तो इससे कंट्रोल करने की सोची गई किन लोगों को, जो कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं, जो कोई ना कोई अथॉरिटी की पोस्ट पे होते हैं, और वो अपनी पावर का मिसयूज करके किसी का रेप करते हैं। कब करते हैं? जब वो अपनी ड्यूटी पे हैं। अगर वो घर पे हैं, ऑफ ड्यूटी है, तो वहां पे तो वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह डील किए जाएंगे, लेकिन जब उनका इंप्रेशन ये है कि वो पुलिस वाला है या फिर वो जेल का स्टाफ है, इन लोगों की बेसिकली ड्यूटी होती क्या है? इन लोगों की बेसिकली ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, किसी के राइट्स अगर इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना। और जब वो खुद ही राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाला बन जाए तो एक स्पेशल सर्कमस्टांस है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास ही नहीं बचेगा। तो इस वजह से उनकी जो पनिशमेंट है वो एनहांस्ड कर दी गई। कौन से अमेंडमेंट से? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। और ये कब आया? जब मथुरा रेप केस हुआ था उसके बाद आया, यानी कि जो पब्लिक ने अपोज किया उसका रिजल्ट था ये वाला अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इनफेमस केस, निर्भया रेप केस, दिल्ली का है, सबको पता है क्या इसके फैक्ट्स थे, क्या हुआ था। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई, उनको ड्यूटी दी गई कि आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी है और रिकमेंडेशंस देने हैं कि रेप के लॉज में क्या चेंजेस कर दिए जाएं कि इस तरह के हिनियस ऑफेंसेस ना हो। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस पे भी आपके क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे चेंजेस किए गए, इवन आईपीसी में, सीआरपीसी में चेंजेस हुए बहुत सारे। लेकिन वहां पे भी डेथ पेनल्टी रेप की पनिशमेंट में नहीं दी गई। ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि जब हम रिफॉर्मेटिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम डेथ पेनल्टी को अबोलिश करने की बात कर रहे हैं, तो हम किसी के राइट टू लाइफ को छीनने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं। यानी कि हम डेथ पेनल्टी को नहीं देंगे। रेप के केसेस में उन्होंने डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं डाला। हालांकि जो निर्भया केस में डेथ पेनल्टी दी गई है वो क्यों दी गई है? क्योंकि उसमें दोनों चीजें हुई, रेप एंड मर्डर। ठीक है, तो इस केस में जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डेथ पेनल्टी को नहीं डाला, लेकिन और बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए। सेकेंडली उनसे बोला गया, मतलब रिकमेंडेशंस आई, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, जो एनजीओ थे, उनसे भी रिकमेंडेशंस कलेक्ट की गई। तो उन्होंने कहा कि केमिकल कास्ट्रेशन कर दिया जाए। किसका? जो अक्यूज्ड है उसका। केमिकल कास्ट्रेशन क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसको मेडिकेशन के जरिए उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इस हद तक घटा दिया जाए कि वो प्री प्यूबर्टी लेवल पे पहुंच जाए, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बहुत सारी उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप ये कहें कि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो खत्म होने लग जाती हैं। तो इसको भी वर्मा कमेटी ने नेगेट कर दिया, रिफ्यूट कर दिया कि ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी ह्यूमन राइट का वोलेशन है। और आप एक पर्सन के ह्यूमन राइट के वोलेशन को बचाने के लिए दूसरे पर्सन का जब ह्यूमन राइट का वोलेशन करते हो तो बहुत बैलेंस तरीके से करना होता है। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट हम ध्यान में रखते हैं कि एक आदमी के ह्यूमन राइट्स अगर कर्टेल करने पड़ रहे हैं सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए तो कर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कहा कि ये इन ह्यूमन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होगा और बिना कंसेंट के तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको भी जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन पनिशमेंट बढ़ा दी गई, जो प्रोवाइजो था वो हटा दिया गया है। ठीक है, थर्ड फिर जो मेजर अमेंडमेंट होता है वो होता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। कठुआ रेप एंड मर्डर केस, एक 8 साल के बच्चे का जम्मू कश्मीर के कठुआ में रेप होता है, मर्डर होता है। अब बहुत सारा पब्लिक आउटरीच होता है इस केस में भी। वही चीज, कहीं पे कैंडल मार्च हो रहे हैं, कहीं पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, अपोजिशन घेर रहा है मतलब रूलिंग पार्टी को, ये सारा कुछ होता है और थ्रू आउट इंडिया होता है। इवन जो आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन कर रखे हैं उनके भी अगेंस्ट ये चीजें जा रही हैं।
तो उस दबाव में, उस प्रेशर में फिर से एक नया लॉ आता है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐड कर दिए जाते हैं और वहां पे ये कहा जाता है कि अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप होता है तो उस केस में मिनिमम जो पनिशमेंट रहेगी वो 20 साल रहेगी, ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और इवन डेथ, यानी कि रेप के केस में डेथ पेनल्टी को ऐड कर दिया गया 2018 में कठुआ रेप एंड मर्डर केस के बाद। सेकेंडली, अगर गैंगरेप होता है 12 साल से कम उम्र की बच्ची का, अगर गैंगरेप होता है तो उस केस में जो मिनिमम पनिशमेंट है वो क्या रहेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगी, ठीक है। तो इसमें दो स्लैब्स बनाई गई, एक तो अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो पनिशमेंट क्या रहेगी, और दूसरा अगर 12 से 16 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो क्या पनिशमेंट रहेगी, ठीक है। डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस तरह से 2018 में आपका लास्टली अमेंड हुआ क्या, रेप के रिगार्डिंग लॉ। और फिर हम आते हैं बीएनएस पे। 2023 में जब बीएनएस आया तो जो 2018 के बाद जितने भी अमेंडेड प्रोविजंस थे वो आपके सारे बीएनएस में अंतर्निहित है, ये स्टार्टिंग से ही इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए, इंसर्ट कर दिए गए, ठीक है। ये आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहता है रेप लॉज के रिगार्डिंग। जो मेजर 3 अमेंडमेंट है वो आपने ध्यान में रखनी है। पहला हुआ 1983 में मथुरा रेप केस के बाद, दूसरा हुआ 2013 में पोस्ट निर्भया, और तीसरा हुआ कठुआ रेप केस के बाद 2018 में। क्लियर है। अब हम आते हैं कि रेप की डेफिनेशन होती क्या है, एक्चुअल में रेप होता क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा कंडक्ट है जिसको आप रेप की कैटेगरी में डाल सकते हैं और उस करने वाले पर्सन को सेक्शन 64 में लायबल ठहरा सकते हैं। तो पहली चीज क्या कहता है, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप विद अ वुमन। अगर वो क्या करता है, 4 चीजें दे रखी हैं, अगर इन चारों में से वो कोई भी एक्ट करता है तो क्या कहलाएगा, पर से वो रेप नहीं बन जाएगा। एक कोई पर्सन है, मैन है, किसी वुमेन के साथ इन चारों में से कोई भी एक एक्ट करता है, वो रेप पर से अपने आप से रेप नहीं बन जाएगा, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। कौन सी, इसके बाद इसी सेक्शन में 7 ऐसी कंडीशन दे रखी हैं, इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए प्लस इनमें से कोई एक एक्ट रहा हो तो वो किस में आ जाएगा, फिर रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि आपको प्रूव क्या करना है, 2 पार्ट्स में है सेक्शन 63। पहले तो 4 चीजें बताता है कि अगर ये एक्ट होता है तो रेप की कंडीशन में आ सकता है, लेकिन ये वाला एक्ट कब होना चाहिए, जो नीचे 7 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं उनमें से कोई एक सर्कमस्टांसेस रही हो। तो जो ऊपर 4 क्लॉजेस दे रखे हैं, एक तो उनमें से प्रूव करना है कोई भी, और प्लस आपको जो नीचे 7 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं एक उनमें से प्रूव कर देना है, तब आपका रेप का जो चार्ज है वो एस्टेब्लिश हो पाता है। तो क्या कहता है, क्या करता, इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, मतलब वो क्या करता है, अपनी पेनिस के थ्रू पेनिट्रेशन करता है इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस और माउथ। पहले क्लोज में 4 चीजें इंक्लूडेड हैं कि पेनिट्रेशन वेजाइना में भी हो सकता है, यूरेथ्रा में भी, एनस में भी, या फिर माउथ में भी, ठीक है। जो पेनिट्रेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, पेनिस के थ्रू हो रहा है। और 4 चीजें हैं, इनमें से कहीं पे भी, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में और माउथ में, अगर कोई पेनिट्रेशन होता है, पेनिस के थ्रू होता है, वो किस चीज में चला जाएगा, रेप की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर है पहली चीज। दूसरा, और इंसर्शन, किस चीज का, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंसर्शन, और पार्ट ऑफ बॉडी, या फिर किसी बॉडी के पार्ट का इंसर्शन, नॉट बीइंग द पेनिस। अगर पेनिस है तो ये फर्स्ट क्लोज में ही फॉल कर जाएगा, आपको सेकंड में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, या फिर कोई बॉडी का पार्ट इंसर्ट किया, लेकिन वो बॉडी पार्ट क्या नहीं है, पेनिस नहीं है, ठीक है, कहां पे इंसर्ट किया, वेजाइना, यूरेथ्रा या एनस ऑफ दैट वुमन। यहां पे माउथ इंक्लूडेड नहीं है, क्यों,
अगर कोई किसी के माउथ में कोई पेन ऐसे डाल दे तो क्या वो रेप हो जाएगा? प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो समझ आ रहा है ना कि माउथ इसमें क्यों इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई किसी के मुंह में ऐसे फिंगर इंसर्ट कर दे तो क्या वो रेप हो जाएगा? नहीं। तो इसी वजह से पहले में है जो इंसर्ट किया जा रहा है, जिसके थ्रू पेनिट्रेशन हो रहा है, वो पेनिस है, फिर वो माउथ को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, वेजाइना है, यूरेथ्रा है, एनस है, ये तो सब में रहेंगे, लेकिन पहले वाले क्लोज में माउथ एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, लेकिन सेकंड क्लोज में सिर्फ 3 चीजें इंक्लूडेड हैं। और थर्ड आपका क्या कहता है? मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन। वो अपने किसी बॉडी पार्ट का यूज नहीं कर रहा, उस वुमेन के ही बॉडी पार्ट को यूज करके पेनिट्रेट कर रहा है। कहां पे? वेजाइना में, उस वुमेन के, यूरेथ्रा में, या फिर एनस में। ठीक है, पहला पेनिट्रेशन, दूसरा इंसर्शन, तीसरा मैनिपुलेशन, और चौथा एप्लीकेशन। अप्लाइज हिज माउथ कहां पे? टू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो रेप कब होगा कि आपको क्या प्रूव करना है सबसे पहला? या तो पेनिट्रेशन थ्रू पेनिस, कहां पे? माउथ, वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन। अगर ये आप प्रूव नहीं कर पाते तो इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट मैन नॉट बीइंग द पेनिस। कहां पे इंसर्शन? वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस, नॉट माउथ। थर्ड, मैनिपुलेशन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ दैट वुमेन। अपने बॉडी के किसी पार्ट का यूज नहीं किया, उस वुमेन के ही बॉडी पार्ट को इस तरह से मैनिपुलेट किया, अपने तरीके से इस तरह से यूज किया, और जिससे क्या कोज किया? इंसर्शन। कहां पे? पेनिट्रेशन। कहां पे? वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में, यहां पे भी माउथ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और फोर्थ क्या है? अप्लाइज हिज माउथ, यानी कि एप्लीकेशन। कहां पे? अपने माउथ को अप्लाई करता, कहां पे? वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस। ठीक है, ये 4 सिचुएशन है, पहले में माउथ इंक्लूडेड है, बाकी 3 में नहीं है। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? रेप हो जाता है। ठीक है, समझ आया यहां तक? अब इसके बाद सिर्फ ये प्रूव करना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ हमने क्या प्रूव करना है? जो आगे 7 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं उनमें से कोई एक सर्कमस्टांस हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तब जाके वो रेप की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, मतलब पेनिट्रेट्स थ्रू पेनिस इनटू द वेजाइना ऑफ दैट वुमन, तो क्या वो रेप बन जाएगा? या फिर एक कोई लेडी है जो कंसेंट दे देती है कि ठीक है मुझे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके साथ करना है, और फिर उनके बीच में जो भी होता है, तो क्या वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा? इसके हिसाब से देखें, अगर हम डेफिनेशन को यहां तक सफिशिएंट मान लेते हैं तो आ जाएगा, लेकिन डेफिनेशन यहां तक सफिशिएंट नहीं है। इसके आगे की जो 7 सर्कमस्टांसेस हैं उनमें से किसी एक सर्कमस्टांस को हमने प्रूव करना है। अब वो 7 सर्कमस्टांसेस क्या क्या है? पहला है अगेंस्ट हर विल, दूसरा है विदाउट हर कंसेंट। तो पहले से अगर हम डील करें, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध, और दूसरा है विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति के बिना। क्या दोनों में कोई फर्क है? क्या ऐसा नहीं लगता कि किसी की इच्छा के विरुद्ध होना या फिर उसकी सहमति के बिना होना दोनों वन एंड द सेम थिंग है? लेकिन दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो जनरली क्या होता है कि नॉर्मल पार्लेंस में जब हम बात करते हैं तो ये दोनों टर्म्स ही इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, और बहुत सारी जगह पे जहां हम कहते हैं अगेंस्ट हर विल, तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाता है उस सिचुएशन में विदाउट हर कंसेंट के साथ भी। लेकिन फिर भी अगर दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में दे रखे हैं, अदरवाइज एक लिख दिया होता कि फर्स्टली अगेंस्ट हर विल, सेकंड लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिखा है सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट। तो इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस जो बताया वो ये है कि अगेंस्ट हर विल में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इंक्लूडेड होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडेड होता है कि लेडी ने अपोज किया और उसके बाद भी कंपल्सिव तरीके से उसके साथ इनमें से कोई एक एक्ट हुआ हो, तो वो रेप की सिचुएशन में फॉल कर जाएगा। लेकिन जब कंसेंट की बात करते हैं कि हम कहते हैं विदाउट हर कंसेंट, इसमें डेलिब्रेशन इंक्लूडेड रहता है कि बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। यहाँ पे फोर्स या रेजिस्टेंस टाइप
आपका इंग्रेडिएंट इंक्लूडेड है इसमें। विदाउट हर कंसेंट में ये है कि रीजनिंग विद डेलिब्रेशन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि द वुमन वाज नॉट रेडी फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स या एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 63। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर अगेंस्ट हर विल हुआ है, क्या हुआ है इनमें से, या तो पेनिट्रेशन या इंसर्शन या मैनिपुलेशन या एप्लीकेशन ऑफ माउथ, कैसे हुआ है, अगेंस्ट हर विल हुआ है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। ठीक है, मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उनके आपसी डिलिब्रेशन के बाद भी कोई कंसेंट नहीं बन पाई। कंसेंट होता क्या है? कंसेंट का मतलब आपके एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है। क्या कहता है कंसेंट? कंसेंट का मतलब है अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। उसने खुद की मर्जी से ये कहा कि हाँ ठीक है मैं कंसेंट देती हूं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ बोल के कहे, लिख के कहे। ये वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ये नॉन वर्बल भी हो सकती है, बाय वर्ड्स भी हो सकती है, ये बाय कंडक्ट भी हो सकती है। अगर उसका कंडक्ट सरेंडरस टाइप था, या फिर आप ये कहें कि अगर उसका कंडक्ट कोऑपरेटिव था, सरेंडर में तो कहीं ना कहीं हो सकता है सामने वाला डोमिनेटिंग पोजीशन में है तो उसने आउट ऑफ फियर अगर कंसेंट दे दी तो वो भी तो कंसेंट नहीं है। लेकिन अगर उसका बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो कोऑपरेटिव हो जाता है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंसेंट थी। और कहां से कंक्लूड किया? थ्रू कंडक्ट हमने कंक्लूड किया। ठीक है, तो जहां पे कंसेंट है वहां पे वो बाय वर्ड्स भी हो सकती है, थ्रू जेस्चर्स भी हो सकती है, एनी फॉर्म की हो सकती है, वर्बल भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। ठीक है, और उस चीज के थ्रू वो क्या कम्युनिकेट करती है? विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन दैट सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, अगर वो लेडी किसी भी तरीके से अपनी इंटेंशन ये रिफ्लेक्ट कर देती है कि ठीक है मैं पार्टिसिपेट करना चाह रही हूँ, कोऑपरेट करना चाह रही हूँ, या मतलब किसी भी तरह से उस सेक्सुअल एक्ट को वो कंसेंट दे देती है, तो हम मानेंगे कि विद हर कंसेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने एक जगह और कंसेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी जब हम जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस या फिर कहें सेक्शन 90 आईपीसी क्या पढ़ा था कि कंसेंट क्या होती है। तो जब हम सेक्शन 28 पढ़ रहे थे तो हमें एक चीज समझ में आई कि कंसेंट की जो डेफिनेशन बीएनएस या आईपीसी में दी हुई है वो नेगेटिव डेफिनेशन है कि कंसेंट में क्या नहीं आएगा। उनमें से एक क्लोज था कि अगर कोई कंसेंट क्यों दी गई, आउट ऑफ फियर दी गई या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से दी गई, और जिसने कंसेंट ली है उस पर्सन को ये पता था कि ये जो सामने वाला कंसेंट दे रहा है ये आउट ऑफ फियर या ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स दे रहा है। अगर एक्चुअल फैक्ट्स इसको क्लियर होंगे तो ये कंसेंट नहीं देगा, या फिर अगर इसके दिमाग पे ये डर ना होता तो ये कंसेंट नहीं देता, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती। तो अगर कोई लेडी यहाँ पे कंसेंट इसलिए दे रही है कि उसको फैक्ट्स की मिसरिप्रेजेंटेशन है, और वहां पे भी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था मैरिज वाला, कि अगर मान लो कोई पर्सन ये कहता है कि हाँ मैं तेरे से शादी करूंगा, और वो चाहता नहीं है, जिस टाइम पे उसने ये बात कही है, जिस टाइम पे वो सेक्सुअल फेवर उस लेडी से सीख कर रहा है, उस टाइम पे भी उसको पता है कि मैंने इसके साथ मैरिज नहीं करनी, और वो लेडी इस मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से कोई भी सेक्सुअल एक्ट के लिए उसको परमिट कर देती है, कंसेंट दे देती है, लेकिन बाद में वो पर्सन कहता है कि ठीक है मैं शादी नहीं कर सकता, तो वो लेडी क्या करती है कि रेप का केस फाइल करती है। अब वो पर्सन ये कहता है कि ये तो बाय हर कंसेंट हुआ, लेकिन अगर आप कंसेंट की डेफिनेशन देखिए सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग, तो क्या ये कंसेंट वैलिड कंसेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से हुआ। वो पर्सन जिसने सेक्सुअल एक्ट किया है वो मेल, उसको ये पता था कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स मेरे साथ सिर्फ इस वजह से कर रही है क्योंकि वो मिसरिप्रेजेंटेड फैक्ट के इन्फ्लुएंस में है, उसको लग रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा। ठीक है, इसमें हमने वही सेम केस दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हमने पढ़ा था दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 सुप्रीम कोर्ट। दोनों ही केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही समझाया था। दीपक गुलाटी वाले केस में तो रेप के बारे में सारा कुछ समझाया कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है,
ये किसी भी लेडी को सिर्फ फिजिकली इफेक्ट नहीं करता, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, इमोशनली हर तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। और उसमें एक बात और बताई गई, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि ये मोस्ट हेटेड क्राइम है, बहुत ज्यादा रेप्रीहेंसिबल क्राइम है। उन्होंने कहा कि जो एक फिजिकल इंजरी होती है, जो बाकी सारे क्राइम हम पढ़ते हैं हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का, उनमें सिर्फ फिजिकल इंजरी होती है, लेकिन रेप वाले केसेस में जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं एक एनिमल लाइक सिचुएशन में टर्न हो जाती है। उसकी जो इनर कॉन्साइंस है, जो सोल है, वो टोटली सेक आउट हो जाती है। तो उसको मेंटली भी नुकसान होता है, उसको फिजिकली भी नुकसान होता है, प्लस सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन क्या हो जाती है, उसको क्या फेस करना पड़ता है, वो एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो एक इंजर्ड विटनेस होता है बाकी केसेस में, कि किसी को चोट लगी है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रोसिक्यूशन कौन ओपन करता है? स्टेट ओपन करता है। तो जिसको एक्चुअल जो विक्टिम है, जो डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन में था, वो एविडेंस सॉरी विटनेस बन जाता है किसका? प्रोसिक्यूशन का। तो उसको हम इंजर्ड विटनेस कहेंगे, जिसको चोट लगी है वो विटनेस। तो ये कहना चाह रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो इंजर्ड विटनेस है, और यहाँ पे जो रेप की विक्टिम लेडी है, हम दोनों को इक्वेट करके नहीं चल सकते, क्योंकि उसको सिर्फ फिजिकल हार्म हुआ है, और इस लेडी को फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस जो सोसाइटी की रेपुटेशन है, हर तरह का हार्म हुआ है, ठीक है। तो उसी केस में, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में, हमने ये भी पढ़ा कि कंसेंट का मीनिंग हमने सेक्शन 28 से रिलेट करना है। अगर उसमें फिट बैठ रहा है तो ठीक है, विद हर कंसेंट माना जाएगा, लेकिन अगर आउट ऑफ फियर हुआ है, आउट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ है, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है। उसी सेक्शन 28 में हमने ये भी पढ़ा था कि कंसेंट की जो एज है वो कितनी थी? 12 ईयर्स। लेकिन वो कब थी? अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन एनी अदर प्रोविजन। अगर कुछ अदरवाइज प्रोवाइड कर रखा है कहीं पे भी किसी भी प्रोविजन में, तो हम क्या मान के चलेंगे? वो जो स्पेशल प्रोविजंस में दे रखी है, हम वही एज ऑफ कंसेंट लेंगे। तो यहाँ पे रेप के केस में एज ऑफ कंसेंट क्या रहेगी? 18 ईयर्स रहेगी, वो 12 वाली नहीं लेके चलनी हमने। क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।